गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10 गृह विज्ञान। ठीक है, तो इस गृह विज्ञान से संबंधित हर चैप्टर का एक जो जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है स्मरणीय बिंदु वाला और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये दो चीज़ साथ में लेकर चलेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 यूनिट है। स्वास्थ्य, पहला गृह प्रबंध, स्वास्थ्य, रक्षा, वस्त्र एवं सूत विज्ञान, भोजन तथा पोषण विज्ञान और प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। तो सबसे पहले मैं ये स्वास्थ्य रक्षा वाला कवर किया जाएगा, इसके बाद में ये भोजन एवं पोषण वाला और फिर प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, फिर इसके बाद गृह प्रबंध और वस्त्र एवं सूत विज्ञान बाद में कवर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मरणीय बिंदु, मानव शरीर जल से बना है। मानव शरीर किससे बना है? जल से बना है। और जल कितना प्रतिशत है? तो मानव शरीर के भार का लगभग 3/4 भाग जल है। मतलब ऐसे समझो, अगर कोई 100 किलो का है तो 100 किलो में से, ठीक है, 3 हिस्सा का मतलब 75 किलो जल ही है। ये शरीर के भार का लगभग 3/4 भाग जल है। ठीक है, जिसका जितना भी शरीर का वजन होगा उसका 4 हिस्सा कर दो, तो 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा में जल है, 1 हिस्सा में बाकी सब। जल एक रासायनिक यौगिक है और जल का जो सूत्र होता है वो क्या है? H2O। ये 3/4 भाग जल है शरीर भार का, है ना। और जल का सूत्र H2O है। जल ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और वाष्प के रूप में मिलते हैं। 3 रूप में जल मिलता है, ठोस, द्रव और वाष्प या गैस। जल प्राप्ति के स्रोत, जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? समुद्र, वर्षा, नदियाँ, तालाब, कुएं एवं झरने आदि से जल प्राप्त होते हैं। शुद्ध जल की विशेषता क्या होती है? जो शुद्ध जल होता है ना, उसकी विशेषता ये होती है, शुद्ध जल होता है रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, कोई स्वाद भी नहीं होता है। लोग कहते हैं कोई का पानी मीठा होता है, बहुत शुद्ध है। अरे वो शुद्ध जल नहीं है। शुद्ध जल का क्या है विशेषता? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वच्छ और पारदर्शी होता है। ये शुद्ध जल की विशेषता है। जिस जल में शुद्ध जल वाले गुण उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें अशुद्ध जल कहते हैं। पेट संबंधी रोग। अब जल के कारण क्या होता है? दूषित जल के कारण क्या क्या रोग होता है? पेट संबंधी रोग, हैजा, भूख ना लगना, पेचिस, टाइफाइड, पेट दर्द, जी मिचलाना आदि जो हैं दूषित जल के कारण ही होते हैं। तो दूषित जल के कारण क्या क्या हैं? ये सारे रोग होते हैं, है ना। हैजा हो जाता है, पेट संबंधी रोग, भूख नहीं लगती, पेचिस, टाइफाइड, पेट दर्द, जी मिचलानी, ये सब। मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, खड़िया मिट्टी के जल में मिलने से जल कठोर हो जाता है। जल कठोर जल कैसे बनता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक या खड़िया, मतलब वही चाक जब मिल जाता है तब वो कठोर जल बन जाता है। अब मृदु जल क्या होता है? जो जल पीने में मीठा, स्वादिष्ट व हल्का होता है उसे कहते हैं मृद जल। याद रखना, मृद जल, जो जल पीने में मीठा, स्वादिष्ट और हल्का होता है उसे मृद जल कहते हैं। कठोर जल पीने के लिए हानिकारक होता है, इससे पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब कौन सा जल पीना चाहिए? मृदु जल। कठोर जल हानिकारक होता है। तो देखो अक्सर लोगों को पानी कौन सा पसंद ज़्यादा आता है? कुएं का पानी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कुएं का पानी क्या होता है? मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है और देखिए कि हल्का भी होता है, भारी नहीं होता है। अब जल शुद्ध करने की रासायनिक विधियां क्या होती हैं? यानी कि जल कैसे कैसे शुद्ध करते हैं? तो एक तो फिटकरी, लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, DDT, कार्बोलिक एसिड आदि के द्वारा जल की अशुद्धता दूर की जाती है। अब एक्वागार्ड क्या होता है? तो एक्वागार्ड जो है ये पीने व भोजन बनाने में प्रयोग आने वाले पानी को शुद्ध करने का यंत्र होता है।
याद रखना, पानी को है ना पीने के लिए व भोजन बनाने के लिए जो पानी प्रयोग किया जाता है, उसके लिए उस पानी को शुद्ध करने के लिए है ना एक्वागार्ड नामक मशीन का यूज किया जाता है, यंत्र का यूज किया जाता है। 4 घड़ों वाली खड़ौची विधि, 4 घड़ों वाली खड़ौची विधि, वही घड़ा वाला जो स्टैंड पर रखा रहता है, जल शुद्ध करने की यांत्रिक विधि है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं ऑप्शनल, देखिएगा। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जल शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है जल शुद्धिकरण के लिए। अच्छा सुनो, पोटेशियम परमैंगनेट को ही लाल दवा बोलते हैं, KMnO4, यही है पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को लाल दवा बोलते हैं। ये कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता क्या डालकर दूर की जा सकती है, तो सोडा डालकर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। आगे यहाँ देखिए, मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग होता है, कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, रुधिर को पतला बनाने में, भोजन को पचाने में, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में, इन सभी में प्रयोग होता है जल, है ना। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O। शुद्ध जल में अभाव होता है, क्या चीज़ नहीं होता है शुद्ध जल में, स्वाद नहीं होगा, यानी कि शुद्ध जल कैसा होता है, शुद्ध जल होता है कैसा होता है, स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। अब ये देखो कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, गंधहीन, रंगहीन किंतु मीठे स्वाद वाला, आदमी का हाँ सही है, नहीं ये होगा, क्लियर है। H2O का तात्पर्य क्या है, तो H2O का मतलब क्या, पानी। जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन क्या हैं, अब चाहे उसे उबाल कर शुद्ध किया जाता है या आसवन करके, यानी कि दोनों सही होगा, का और खा दोनों। वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है, मृदु जल उपयोगी होता है वस्त्र को धोने के लिए। आगे, मानव रक्त में जल होता है, बताइए मानव रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है, तो मानव रक्त में जल 70% होता है। बताओ मनुष्य के खून में जल की मात्रा कितनी होती है, 70% होती है जल। आगे, हमारे शरीर में जल का कितना भाग होता है, तो 3 से 4%, अरे 3/4 भाग होता है, सॉरी क्या होता है 3/4, यहाँ परसेंटेज में बात किया गया है, तो ये 70 से 75% हमारे शरीर में जल होता है। H2O किसका रासायनिक सूत्र है, तो किसका है, जल का है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है, कुएं में किया जाता है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, इनमें से नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है जल को कीटाणु रहित करने के लिए। जो पानी आता है ये RO वाला जो पानी आता है, जहाँ पर बड़ी मशीन, वहाँ क्लोरीन का ही प्रयोग किया जाता है जल को कीटाणु रहित करने के लिए, है ना। अब मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए। ओके, आगे, जल का निर्माण होता है, बताइए जल का निर्माण कैसे होता है। जल में 2 भाग हाइड्रोजन होता है H2 और 1 भाग क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तभी तो इसका सूत्र बना है H2O। तो H2 में क्या दिख रहा है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, ये खा नंबर होगा। आगे देखिए, वर्षा का जल कैसा होता है, शुद्ध होता है, हाँ धरती पर आने के बाद अशुद्ध हो जाए बात अलग है, लेकिन क्या होता है वो शुद्ध होता है। आदर्श कुएं की विशेषता क्या होती है, आदर्श कुआं कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए और गहरा होना चाहिए, ये होता है पक्का और गहरा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चैप्टर का स्मरणीय बिंदु है, और ये अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग
पेचिश, अतिसार, हैजा, ये चैप्टर है। देखिए, जल द्वारा फैलने वाले रोग, जल के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? पेचिश, हैजा, अतिसार। अब जल के माध्यम से फैलने वाले रोगों को जल संवाहित रोग कहते हैं। तो जल संवाहित रोग किसे कहते हैं? तो जल के माध्यम से फैलने वाला रोग। हैजा रोग कोमा बैसिलस नामक रोगाणु द्वारा फैलाया जाता है। मतलब हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो कोमा बैसिलस, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसे विब्रियो कॉलेरा भी कहते हैं। हैजा रोग को विब्रियो कॉलेरा भी कहते हैं। हैजा में दस्त और वमन खूब आते हैं। रोगी को प्यास अधिक लगती है ना? रोगी को प्यास अधिक लगती है इस बीमारी में। पेचिश क्या होता है? पेचिश जल से फैलने वाला एक साधारण संक्रामक रोग है जिससे पेट में ऐंठन होती है और बार बार दस्त आती है। ठीक है। पेचिश के प्रकार दो तरह के होता है, एमीबिक जो कि अमीबा के, बैसिलस जो कि बैसिलस के द्वारा होता है। अमीबिक और पेचिश, अमीबिक और बैसिलस दो प्रकार का पेचिश होता है। अमीबिक क्या है? यह एमोएबिया नामक रोगाणु द्वारा फैलता है। अमेबिक पेचिश एमोएबिया नामक रोगाणु के द्वारा फैलता है और बैसिलस, ये बैसिलस रोगाणु के द्वारा फैलता है और ये बैसिलस पेचिश ज़्यादा हानि पहुंचाती है। ठीक। पेचिश रोग मुख्यतः मक्खियों द्वारा फैलता है। पेचिश रोग किसके द्वारा फैलता है? मक्खियों के द्वारा फैलता है। अतिसार रोग अशुद्ध भोजन, दूषित जल के कारण फैलता है। छोटे बच्चों को प्रायः यह रोग अधिक होता है क्योंकि उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं, है ना। अतिसार रोग से बचने के लिए घर तथा आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? इनमें से कौन सा रोग? क्षय रोग जिसको टाइफाइड नहीं कहते हैं, क्लियर है, जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड तो मोतीझरा कहते हैं। ठीक है, टाइफाइड का हिंदी नाम है मोतीझरा। अब क्षय रोग जो है यानी कि टाइफाइड, यानी कि टीबी, क्षय रोग यानी कि टीबी, ये जो अशुद्ध जल से नहीं फैलता। बाकी हैजा, अतिसार, टाइफाइड ये सब अशुद्ध जल से फैलता है। जल द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम बताइए। तो जल के द्वारा इनमें से कौन फैलता है? जैसे प्लेग, चेचक, हैजा, मोतीझरा, तो यहाँ मोतीझरा को ही टाइफाइड कहते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए ना, तब आपको क्या लगाना है? टिक करना है पहले मोतीझरा यानी कि टाइफाइड को। अगर ये नहीं होता तब आप हैजा लगा सकते थे। तो टाइफाइड जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा जो है दूषित हवा, विटामिन, शुद्ध जल, दूषित जल, तो दूषित जल के द्वारा फैलता है। ओके। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया, ठीक है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा जो है विब्रियो कॉलरा जीवाणु के द्वारा फैलता है। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वही रासायनिक नाम, तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये लाल दवा है, कुएं में मिलाई जाती है जल को शुद्ध करने के लिए। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? तो रोगों से बचाव के टीके लगवाना। संक्रामक रोग से के लिए टीके लगवाना चाहिए, वैक्सीनेशन। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? ये तो बता ही सकते हो, मक्खियों के द्वारा हैजा रोग फैलता है, कॉलरा रोग फैलता है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग क्या है? हैजा रोग। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग क्या है? हैजा रोग। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर देखिए मोतीझरा भी है, हैजा भी है। अब दोनों में से कौन सा टिक करोगे? बताओ। देखो मोतीझरा टाइफाइड होता है, ये दूषित जल से ज़्यादा फैलता है, और दूषित भोजन के केस में हैजा वाला केस होता है क्योंकि वहाँ पानी की कमी भी हो जाती है। मधुमेह किस तत्व की कमी से होता है? किस तत्व की अधिकता से होता है? अधिकता से होती है, शर्करा की अधिकता से होती है। अतिसार रोग फैलता है, ज़्यादा कब फैलता है? बरसात में अतिसार रोग फैलता है।
सुलभ शौचालय कहाँ बनाए जाते हैं? सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर। हैजा रोग फैलने का माध्यम क्या है? दूषित जल और भोजन। अब यहाँ ऑप्शन दोनों तो यही टिक करेंगे भाई, दूषित जल और भोजन। जल और भोजन सही तो है, दूषित भोजन और जल दोनों सही। कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है? तो हैजा रोग जल के द्वारा फैलता है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, जल के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो जल के द्वारा फैलने वाला रोग है इनमें से पेचिश, अतिसार, हैजा, तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। निर्जलीकरण का अर्थ क्या है? तो निर्जलीकरण का मतलब शरीर में पानी की कमी। वायु द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो वायु के द्वारा फैलने वाला रोग जो है वो क्या है? चेचक है, क्योंकि वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से फैलता है। मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग डायरिया है। ठीक है, डायरिया। बाकी हैजा भी है, हैजा तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो डायरिया टिक करो। हैजा रोग के लक्षण क्या हैं? पेट में मरोड़ होना, वमन यानी कि उल्टी, रक्त दाब कम होना, ये सभी लक्षण डी नंबर होगा। कौन से रोग में रोगी बार बार मल त्याग करता है? तो अतिसार में। ठीक, अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या हो जाता है? निर्जलीकरण, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ओके, अब यहाँ देखिए अगले चैप्टर का ये स्मरणीय बिंदु, इसके बाद मल्टीपल चॉइस। देखिए यहाँ पर पर्यावरण का यहाँ पर दिया गया, क्योंकि चैप्टर का नाम है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जन जीवन पर प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर्यावरण एक व्यापक शब्द है जिसका अभिप्राय प्रकृति प्रदन भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। ठीक, भौगोलिक पर्यावरण उस समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है, उसे कहते हैं भौगोलिक पर्यावरण। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? तो कई प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? तो जलने की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कारखानों एवं फैक्ट्रियों में कोयला जलने से होता है वायु प्रदूषण। और कहाँ से? कोयले से रेलगाड़ियां चलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी या प्रदूषण होगा। घरों में चूल्हे जलाने से भी तो वायु दूषित होती है। तो वायु का दूषित होना, बहुत ज़्यादा दूषित हो जाना वायु प्रदूषण हो जाता है। अब वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय क्या हैं? तो कारखाने आबादी से दूर स्थापित हों, वनों के कटान पर रोक लगाया जाए, वृक्षारोपण करना आदि किया जाना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से थकावट, मानसिक विकार, फेफड़ों का कैंसर आदि रोग हो जाता है। जल प्रदूषण, तो जल अनेक प्रकार के खनिज लवण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के एक निश्चित अनुपात से अधिक अथवा अन्य अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ घुले होने से दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? तो जल प्रदूषण के कारण वाहित जल, घरेलू अपमार्जक मतलब वही डिटर्जेंट वाला, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशी पदार्थ एवं रेडियोधर्मी पदार्थ, इन सबसे जल गंदा हो जाता है। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। अच्छा, ये प्रभाव क्या डालते हैं जल प्रदूषण? तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, जलीय जीवों को हानि और फसलों को भी क्षति पहुंचाते हैं। अब नियंत्रण के उपाय क्या है? तो पर्यावरणीय शिक्षा, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध, औद्योगिक संस्थानों के जल को प्रदूषण रहित बनाना आदि। वातावरण में विभिन्न प्रकार की ध्वनि करने वाले यंत्रों से उत्पन्न शोर द्वारा क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। ओके, चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बताइए, पौधों से ऑक्सीजन का
कब प्राप्त होता है? दिन में प्राप्त होता है। ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है, कान को प्रभावित करता है, सुनने में कठिनाई होगी। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? तो ऑक्सीजन के द्वारा करते हैं। वृक्षारोपण आवश्यक है, तो वृक्षारोपण किसके लिए आवश्यक है? स्वच्छ वायु के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए। इनमें से सभी के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। ओके। ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं, तो ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण है बताइए? वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउड स्पीकर, तो ये सभी हैं। आगे, लाउड स्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है? तो ध्वनि प्रदूषण फैलता है, क्योंकि लाउड स्पीकर से आवाज़ निकलेगा, ध्वनि निकलेगा, तो ध्वनि प्रदूषण। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने का कौन सा साधन होता है बताइए? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन पेड़ पौधे के माध्यम से बनाए रखेंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं किसकी सहायता से? पेड़ पौधों की सहायता से। आगे, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी हानिकारक हैं, ये सभी होगा। कौन सी वस्तुओं के जलने से बनती है, मतलब कौन सी गैस वस्तुओं के जलने से बनती है? तो वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है, तो क्या कारण है ध्वनि प्रदूषण का? लाउड स्पीकर। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं? तो दिन में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो भोपाल दुर्घटना में क्या हुआ था? वायु प्रदूषण हो गया था, वायु के माध्यम से गैस फैल गई थी। ठीक, वायु प्रदूषण के क्या कारण है? तो औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण, इनमें से सभी, ये वाला ऑप्शन होगा। कौन सी गैस पेड़ पौधों द्वारा दिन में प्राप्त होती है? बताइए, पेड़ पौधों के द्वारा दिन में कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। भाई, पेड़ पौधे के द्वारा दिन में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी प्राप्त होती है, ये तो पौधे प्राप्त करते हैं ना। पेड़ पौधों द्वारा दिन में प्राप्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ओके, याद रहेगा। चलिए आगे यहाँ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, किस प्रकार का प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक होता है? तो ये सभी प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक होते हैं। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? तो गैसीय ईंधन उत्तम होता है। ठीक, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषित होने का क्या कारण है? तो ये सभी जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज, ये सभी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन हैं? तो ये सभी हैं भाई, नगरीकरण, औद्योगिकरण, वाहनों का धुआं। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण का क्या कारण है? तो ये सभी हैं, नगरीकरण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, ये सभी होगा इसमें। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है सबके ऊपर, जन स्वास्थ्य पर, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, आधुनिक जीवन पर, इन सभी पर। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। याद रखना, किसमें? डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल में डैश के निर्माण को ग्रीन हाउस के रूप में, किसके निर्माण को ग्रीन हाउस के रूप में जाना जाता है? जो वर्तमान और ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ना, वायुमंडल में क्या होता है? क्योंकि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण को ग्रीन हाउस के रूप में
जाना जाता है, याद रखना। आगे यहाँ हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब ये सब नष्ट होने वाले नहीं हैं, इसलिए बोला गया गैर बायोडिग्रेडेबल, इंग्लिश नाम है ये। ठीक। ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। अब यहाँ अगला चैप्टर सामान्य रोग, कारण और उपचार से संबंधित कुछ पहले महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु देखते हैं, इसके बाद इस पर क्वेश्चंस। देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, है ना, फैलने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। अब टाइफाइड, अतिसार, पेचिश आदि रोगों का संक्रमण मुख्य रूप से जल एवं आहार के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर ये जल एवं आहार के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड, जिसको मोतीझरा भी कहते हैं, अतिसार एवं पेचिश रोग। वायु द्वारा संक्रमित होने वाले मुख्य रोग कौन से हैं? चेचक, छोटी माता, खसरा, तपेदिक, डिप्थीरिया एवं काली खांसी, ये सब वायु के द्वारा संक्रमित होते हैं। संपर्क द्वारा संक्रमण, मतलब कौन सा रोग जो संपर्क से हो जाता है ना? तो दाद, खाज, खुजली और कुष्ठ रोग, ये होता है संपर्क द्वारा। और रक्त के माध्यम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर एवं फाइलेरिया। और रासायनिक निःसंक्रमण क्या है? मतलब रासायनिक रूप से संक्रमण कैसे रोकेंगे? फिनाइल की सहायता से, कार्बोनिल एसिड, चूना, DDT एवं क्लोरीन आदि की सहायता से। चेचक रोग अत्यंत भयानक रोग होता है, और चेचक रोग जो है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया बच्चों को होने वाला एक प्रकार का रोग होता है। यह रोग गला, श्वास नली एवं नाक पर आक्रमण करता है, डिप्थीरिया रोग। टिटनस रोग को हनु स्तंभ, देखो टिटनस रोग को और क्या कहा जाता है? तो टिटनस रोग को हनु स्तंभ, धनुष टंकार एवं धनु रोग भी कहा जाता है, क्योंकि टिटनस रोग में धनुष के जैसा हो जाते हैं लोग। ये देख सकते हैं टिटनस रोग में कुछ ये इस तरह से हो जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, और टिटनस रोग का कारण एक प्रकार के बैसिलस जीवाणु होते हैं, जो कि गोबर, घोड़े की लीद, गंदी खाद और धूप में पाए जाते हैं। ठीक। क्षय रोग तपेदिक या राजयक्षमा, है ना, अत्यंत भयानक छुआछूत होने वाला रोग है। मतलब क्षय रोग को तपेदिक रोग भी कहते हैं या राजयक्षमा भी कहते हैं। और क्षय रोग एक प्रकार के रोगाणु ट्यूबरकिल बैसिलस द्वारा उत्पन्न होता है ना, ट्यूबरकिल बैसिलस के द्वारा उत्पन्न होता है क्षय रोग, यानी कि TB। आगे मलेरिया रोग एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं, वही विषाक्त भोजन है। विषाक्त भोजन का मतलब ऐसा भोजन जो कि खाने के बाद में पेट में और गंदगी कर दें। जैसे मान लो सड़ा हुआ खाना खा लो, तब क्या होगा? पेट की हालत बहुत खराब जाएगी। ठीक है। खमीर, ये एक प्रकार के शुक्राणु हैं जो भोज्य पदार्थों में खट्टापन उत्पन्न कर देते हैं। फफूंदी क्या होता है? फफूंदी भोजन सामग्री के ऊपर सफ़ेद जाल के रूप में फैल जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ की सुगंध, स्वाद और उसका रूप, रंग, स्वरूप ही बदल जाता है।
यहाँ पर देखिए, अब इस पर क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग का उपाय है? तो क्षय रोग या तपेदिक रोग का। स्कर्वी नामक रोग होता है, कैसे होता है? विटामिन सी की कमी से। रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होने तक के काल को क्या कहा जाता है? तो संप्राप्ति काल कहा जाता है। मतलब रोग शरीर में प्रवेश किया और उस समय से जब तक शरीर में रोग नहीं उत्पन्न कर दिया तब तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। आगे AT है ना, ATS अथवा टिटबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? ATS इंजेक्शन टिटनस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। टिटनस के जीवाणु पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे पर, इन सभी पर। अब यही वजह है, देखे होंगे जब जंग लगा लोहा किसी को लग जाता है, कट जाता है उससे, तो सबसे पहले टिटनस की सुई लगवाते हैं, क्योंकि उस जंग लगे लोहे पर कौन से? टिटनस के जीवाणु हैं। अगर मान लो टिटनस रोग हो गया तो तब तो समस्या हो जाएगा ना। यही है। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? तो क्षय रोग जो है क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स। आगे यहां देखिए नेक्स्ट, पायरिया नामक दांतों का रोग किसके द्वारा होता है? बताइए। पायरिया रोग जो होता है वो प्राजीवाणु के द्वारा होता है। प्राजीवाणु का मतलब क्या है? अमीबा के द्वारा होता है ना। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। रेबीज का कारण, रेबीज कैसे होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता है? तो इनमें से मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताइए। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। मलेरिया रोग फैलता है। अब बताइए मलेरिया रोग कैसे फैलता है? तो मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, संपर्क द्वारा, इनमें से सभी प्रकार से फैलता है। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है? सुंदर बाल, चमकती आंखें, मजबूत पेशियां, ये सब क्या है? उत्तम स्वास्थ्य के प्रतीक है। मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? बताइए। मधुमेह रोग होता है ये कार्बोहाइड्रेट, इसी में शर्करा होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा की अधिकता से होता है। टाइफाइड रोग फैलता है। तो टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। किस जीवाणु के द्वारा? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा फैलता है। डेंगू रोग फैलता है। तो मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। अगला है चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो चेचक के विषाणु का नाम जो है ये है बैरिसेला जोस्टर वायरस। कौन सा वायरस? बैरिसेला जोस्टर वायरस। डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो डीपीटी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस रोग के लिए। डीपीटी का टीका कब लगवाया जाता है? डिप्थीरिया से बचने के लिए, कुकुर खांसी और टिटनस से बचने के लिए। क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो क्षय रोग जो है बैसिलस जीवाणु से फैलता है। अब नेक्स्ट है क्वासियोरकर रोग किस कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? तो क्वासियोरकर रोग जो है खनिज लवण की कमी से होता है। खनिज लवण का मतलब जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब, इन सब से। शरीर का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे संक्रामक रोगों से बचाव किया जा सकता है टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा। शरीर का तापमान नापने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय क्या है? मतलब शरीर का तापमान जो नापने के लिए ऐसे रखते हैं उसका न्यूनतम समय क्या है? न्यूनतम समय 1.5 से 2 मिनट। क्या आप समझ? 1.5 से 2 मिनट है या 1 से 2 मिनट हो सकता है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, मतलब 1.5 से 2 मिनट में वो पता चल जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है, ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है, मतलब जब बुखार होता है तो पसीने के साथ और क्या निकलता है, सोडियम क्लोराइड निकलता है। तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद करती है ठंडी सेंक जो लगाई जाती है ना, कपड़ा जो है पानी के साथ माथे पर रखा जाता है। शुद्ध जल होता है, कैसा होता है, पारदर्शी होता है शुद्ध जल। टिटनेस से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए, टिटबैक। टिटनेस से बचाव के लिए टिटबैक का टीका लगवाना चाहिए। अब यहाँ पर अगला चैप्टर, और ये चैप्टर है रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई। देखिए गृहिणी को सर्वाधिक ध्यान रसोई घर के प्रबंध पर देना चाहिए। रसोई घर गृहिणी का एक प्रमुख कार्य केंद्र है। रसोई घर की व्यवस्था के उद्देश्य, कार्य करने में सुविधा, स्वच्छता, पौष्टिक तत्वों को, क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चा, पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाना एवं समय की बचत आदि। रसोई घर उत्तम और पूरब दिशा में स्थित होना चाहिए। उत्तम और किस दिशा में, पूरब दिशा में। रसोई घर जो है उत्तम नहीं भाई, उत्तर या जो है पूरब दिशा में स्थित रहना चाहिए। रसोई के मुख्यतः 4 केंद्र होते हैं, तैयारी केंद्र, भोजन पकाने का केंद्र, संपर्क केंद्र, भोजन परोसने का केंद्र, 4 केंद्र होते हैं। देश में रसोई घर की व्यवस्था की 2 शैलियां हैं, देसी शैली और विदेशी शैली। यू आकार का रसोई घर भी कई प्रकार का होता है। यू आकार का रसोई घर, इसमें रसोई घर की 3 दीवारों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एल आकार का रसोई घर, इसमें रसोई घर की 2 दीवारों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रसोई घर में समय, श्रम एवं शक्ति बचाने वाले उपकरण, इकमिक कुकर, आनंद कुकर, अब कुकर कई प्रकार का होता है, इकमिक कुकर, आनंद कुकर, प्रेशर कुकर, बिजली का स्टोव, बिजली की केतली एवं ओवन आदि जो है, मिक्सर, ये समय, श्रम और शक्ति बचाने का उपकरण होता है। इसमें दाल, प्याज, चटनी आदि पीसी जाती है। गीजर क्या होता है, ये पानी गर्म करने का यंत्र होता है गीजर। चर्नर क्या होता है, तो चर्नर ये यंत्र दही मथने, दही से घी निकालने, आटा फेंटने आदि में प्रयोग किया जाता, अंडा फेंटने आदि में प्रयोग किया जाता है। ये चर्नर मतलब समझ रहे हो जो होता है, हाँ। स्टील के बर्तनों को विम से साफ करना चाहिए, अरे विम साबुन से साफ करना चाहिए। राख, बालू आदि का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है। विम से साफ करना जान लो आप लोग, मैं करता हूँ, विम से साफ करता हूँ। प्रेशर कुकर के लाभ, भोजन कम समय में पकता है, भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं एवं समय और शक्ति की बचत होती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इससे, कौन सा कमरा रसोई घर के पास होना चाहिए, तो भोजन कक्ष, भोजन वाला कमरा। भोजन बनाने के लिए उत्तम उपकरण क्या है, कुकिंग रेंज, ठीक है। रसोई घर में फर्श की सफाई करनी चाहिए, हाँ सही करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। और भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है वो कौन सी विधि है, प्रेशर कुकर में पकाना। आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है, गैस है। रसोई घर चाहे कितना ही बड़ा हो या छोटा, उसमें आवश्यक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए, जल केंद्र किनारे, ओके। आगे यहाँ रसोई घर, ये तो हो गया। मिट्टी के तेल के स्टोव की सबसे बड़ी सावधानी क्या है, अधिक हवा नहीं भरना चाहिए मिट्टी के तेल वाले स्टोव में। भोजन बनाने के बाद गैस के रेगुलेटर को बंद करना चाहिए, हाँ प्रत्येक बार, हर बार बंद करना चाहिए। प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है, भाप के द्वारा पकाया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ करने चाहिए विम के द्वारा। गीजर की उपयोगिता क्या है, पानी गर्म करने के लिए। रसोई घर के निकट नहीं होना चाहिए, शौचालय जो है, टॉयलेट रसोई घर के निकट नहीं होना चाहिए।
अगला चैप्टर यहाँ देखिए, भोजन पकाना, परोसना एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा से संबंधित है। पाक कला वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को ताप के संपर्क में लाया जाता है और भोज्य पदार्थ को सफलतापूर्वक खाने, चबाने और पचाने योग्य बनाया जाता है। भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है? क्यों भोजन पकाया जाता है? कच्चा ही खा लो तो? इसलिए क्योंकि भोजन सामग्री को सुपाच्य बनाने के लिए, उसका रूप सुधारने के लिए, उसके अंदर की कीटाणु को नष्ट करने के लिए। भोजन पकाने के सिद्धांत क्या है? पौष्टिक तत्वों का ज्ञान एवं उनकी सुरक्षा, भोजन को पकाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना, भोजन बनाते समय योजना अनुसार कार्य करना ताकि भोजन जलने ना पाए। भोजन पकाने की विधियाँ: उबालना, तलना, चिकनाई के साथ भूनना, सेंकना, भाप द्वारा पकाना। भोजन कई प्रकार से पकाया जाता है। भोजन पकाने के लाभ: पोषकता में वृद्धि, खाने योग्य बनाना, सुपाच्य बनाना, स्वास्थ्यवर्धक होना। भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट होने के कारण बार बार गर्म करने से, भोजन के पौष्टिक तत्व कैसे नष्ट हो जाते हैं? भोजन को बार बार गर्म करने से, अधिक पकाने से, खुले बर्तनों में पकाने से, तरकारियों आदि के छिलके निकाल देने से। भोजन परोसने की विधियां: भारतीय शैली और विदेशी शैली और बुफे भोज, जिसे बफर सिस्टम कहते हैं। 3 सिस्टम है। अब देखिए, भोज्य पदार्थों को खाने के योग्य बनाने की क्रिया को पाक क्रिया कहते हैं और इसमें निपुणता को पाक कला कहते हैं। यह स्वाद, पाचक गुण और संरक्षण की अभिवृद्धि करती है। भाप द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? ये स्वादिष्ट होता है एवं हल्का होने के कारण भोजन शीघ्र पच जाता है। बुफे विधि में खड़े होकर खाना खाया जाता है। बफर सिस्टम में कैसे खाना खाया जाता है? खड़े होकर। तो बफर सिस्टम का सही नाम है बुफे विधि। इसको इंग्लिश में यही बोलते हैं, बफर सिस्टम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली बफर को बुफे बोलते हैं, बुफे सिस्टम। क्लियर है? रा साइलेंट, बुफे सिस्टम। ठीक है, बफर ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पर इससे संबंधित ऑप्शनल क्वेश्चन है। भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन या प्रमुख पोषक तत्व या प्रमुख साधन क्या है भोज्य पदार्थ में? तो कार्बोहाइड्रेट है। ओके। दूध को उबालने पर क्या नष्ट हो जाते हैं? बताइए। दूध को उबालने पर उसके अंदर के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाने की विधियां क्या हैं? उबालना, तलना, भाप द्वारा, ये सभी हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। किस प्रकार के भोजन रोगों से बचाते हैं? बताइए। इनमें से बिस्किट, चावल, ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां या चीनी, कौन से भोजन हमें रोगों से बचाते हैं? तो ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां। खट्टे फलों में मुख्य विटामिन कौन सा होता है? बताइए। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है इनमें से? सूर्य की किरणें जो है विटामिन डी का स्रोत है। प्रोटीन का स्रोत है। बताइए, प्रोटीन का स्रोत कौन है? दालें, अंडा, मछली, इनमें से कोई नहीं। कौन है? दालें। दाल जो है प्रोटीन का स्रोत है। शरीर की वृद्धि में सहायक है। कौन है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए, शरीर की वृद्धि में कौन सहायक है? प्रोटीन है। आगे बताइए, प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन है? चावल, चीनी, दूध, अंगूर। कौन है? अंगूर जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, अंगूर नहीं, दूध होना चाहिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? तो विटामिन की नहीं प्राप्त, तो नहीं, विटामिन की प्राप्त होती है, विटामिन डी की प्राप्त होती है। सही है। विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो नींबू या खट्टे फल। कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है? तो ग्लूकोज लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है। सब्जियों को धोना चाहिए, छीलने से पहले धोना चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है।
सब्जियां पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो बताइए, बेकिंग है। सब्जियों को पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बेकिंग है। उबालना भी नहीं, फ्राइंग भी नहीं, स्टीमिंग नहीं है, बेकिंग है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? उबालना भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो आलू जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का उत्तम स्रोत पीली एवं हरी सब्जियां हैं। पीली एवं हरी सब्जियां हैं। भोजन परोसने के लिए प्रयोग करना चाहिए परोसने वाला चम्मच, लकड़ी की छुरियां का प्रयोग करना चाहिए। ये कि हाथ की अंगुलियां या कांटेदार चम्मच या परोसने वाला चम्मच, तो इसमें परोसने वाला चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन दाल में पाया जाता है, दालों में। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, साबुन बात तो सही है, लेकिन साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। ओके। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? खट्टे फल जैसे नींबू, संतरे आदि, ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, खट्टे फल। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? सोयाबीन है। नेत्रों या आँखों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक होता है, या कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो विटामिन ए आवश्यक होता है नेत्र के लिए। अब बताइए, प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? तो शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? तो भाप द्वारा पकाना। ठीक है, भाप द्वारा पकाना। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन के। तो दूध में विटामिन के नहीं पाया जाता है। आगे यहाँ पर खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है सभी के द्वारा, चाशनी में रखकर, सुखाकर, तेल व नमक के द्वारा, इन सभी के द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन के, ये जल में घुलनशील है। नहीं, एक मिनट, विटामिन के जल में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, विटामिन के नहीं है। ध्यान देना, विटामिन के और ए, डी और ई ये किस में घुलनशील है? वसा में है। सूर्य की रोशनी हमें देती है, क्या देती है? विटामिन डी देती है। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है? सुंदर बाल, चमकीली आंखें, मजबूत मांसपेशियां, ये सभी। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो सोडा का प्रयोग हानिकारक होता है। किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है? तो कैलोरी है। ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला है, विटामिन बी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अत्यधिक भोजन शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। डबल रोटी या बिस्किट बनाने की विधि क्या कहलाती है? बेकिंग कहलाती है। दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ट्रिप्टोफैन में। ओके। अगला क्वेश्चन है, आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन ए है। चूंकि जल में बी और सी है, तो वसा में कौन होगा? विटामिन ए होगा। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। बताइए, सोडियम जो है कैसे प्राप्त होता है? नमक से, क्योंकि नमक NaCl से बना होता है खाने वाला। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? मतलब 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो 9 कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक। भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा
रोग होता है। विटामिन B2 को और क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम है विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है वो है चीनी। इन ऑप्शन में से देखा जाए तो चीनी है। भोजन पकाने के उद्देश्य क्या हैं? तो बताइए। भोजन पकाने के उद्देश्य ये सभी है ना, भोजन को सुपाच्य बनाना, भोजन को रोगजनक जीवों से मुक्त करना, भोजन को विविधता प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। खाने का सोडा मिलाकर पकाने से खाद्य सामग्री का नष्ट होने वाला जो पौष्टिक तत्व है वो कौन सा? यानी कि खाने का सोडा जो मिलाकर भोजन जब पकाया जाता है तो क्या चीज़ नष्ट हो जाता है? तो उनमें से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो सोडा का प्रयोग हानिकारक होता है। अगला चैप्टर है और यहाँ चैप्टर का नाम है रोगी का भोजन। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस स्मरणीय बिंदु इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हमारे शरीर को क्रियाशील एवं गतिमान रखने के लिए भोजन जो है अति आवश्यक होता है। अब यहाँ रुग्णा अवस्था में पाचन शक्ति मंद हो जाने के कारण केवल ऐसे पौष्टिक तत्व देना चाहिए जिनसे पाचन क्रिया पर अधिक जोर ना पड़े। मतलब जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तब पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। रुग्णा अवस्था में आहार की व्यवस्था, हल्का भोजन होना चाहिए रोगी के लिए, सुपाच्य भोजन, उच्च कैलोरी युक्त आहार एवं पर्याप्त कार्बोज आदि होना चाहिए। पूरी, पराठा, कचौड़ी, मैदे से बने पकवान, तला हुआ अन्न, पकौड़े, समोसे, आलू के चिप्स, यहाँ चिप्स होना चाहिए, आलू के चाप व चिप्स, आलू के छोटे छोटे जो फिंगर वो सब होते हैं ना, चिप्स रोगियों के लिए हानिकारक पदार्थ हैं। इसे मत खिलाना। रोगी को यही सब पसंद होता है, तबीयत खराब जाती है तो यही सब खाना चाहते हैं। ये हानिकारक पदार्थ होते हैं। रोगी के लिए आहार व्यवस्था के लक्ष्य: संतुलित आहार प्रदान करना, पोषण संबंधी कमी को पूरा करना एवं तरल, कोमल व कम उष्मा का आहार देना आदि चाहिए। ये रोगी के लिए ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। ये सब नहीं व्यवस्था। आगे, तरल भोजन सामान्यतया मोतीझरा यानी कि टाइफाइड वालों को, पेचिस वालों को या पाचन संबंधी रोगी के रोगियों को दिया जाता है। फटे दूध का पानी एवं दाल का पानी टाइफाइड के रोगियों को दिया जाता है। फटे दूध का पानी और टाइफाइड का और दाल का पानी टाइफाइड के रोगियों के लिए दिया जाता है। जौ का पानी पेचिस एवं गुर्दे के रोगी को दिया जाता है। जौ का पानी, सलजम, गाजर, पालक, टमाटर, लौकी आदि का सूप तैयार किया जाता है और इसे कब्ज के रोगी एवं वृद्धों के लिए भी ये लाभदायक होता है। आम का पना लू से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे जिनको लू लग जाता है उनको आम का पना खिलाया जाता है। ठीक है। फलों का जूस स्वस्थ व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, मतलब कोई भी ले सकता है। ये सुरक्षात्मक उपाय है। टाइफाइड के रोगी को दिया जाता है। खिचड़ी मलेरिया के रोगी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दलिया में प्रोटीन, कार्बोज एवं लवण पाए जाते हैं। रोगी के लिए हल्का, सुपाच्य एवं पोषक होता है। साबूदाना मलेरिया के रोगी को दिया जाता है। पेचिस के रोगी को बिना दूध व चीनी के साबूदाना देना चाहिए। बिना दूध बिना चीनी के ही साबूदाना देना चाहिए भिगोकर। रोगी का भोजन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए। प्रोटीन पाया जाता है तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है। इनमें से ऑप्शन में दूध में। किसी भी रोग में कमजोर हुए व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पौष्टिक, सुपाच्य एवं हल्का भोजन देना चाहिए। मलेरिया बुखार के समय जब ज्वर ना हो तब भोजन देना चाहिए। पौष्टिक एवं संतुलित भोजन देना चाहिए। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तो तरल भोजन देना चाहिए, है ना। गैस्ट्रोइंट्राइटिस क्या है? गैस्ट्रोइंट्राइटिस रोगी के आहार में वर्जित है। प्रोटीन वर्जित है, प्रोटीन नहीं देना चाहिए।
कब्ज के रोगी का आहार कैसा होना चाहिए? रेशेदार पदार्थ युक्त। आहार में कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। कौन से? मधुमेह में कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। लू लगने पर रोगी को देना चाहिए आम का पन्ना देना चाहिए। अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? नरम व तरल आहार देना चाहिए। मलेरिया के रोगी को देना चाहिए दूध देना चाहिए। क्षय रोग के रोगी को कौन सी वस्तु हानि पहुंचाती है? तो कौन सी वस्तु हानि पहुंचाती है? मिर्च मसालेदार भोजन। फटे दूध का पानी किस रोगी को दिया जाता है? तो मियादी बुखार से युक्त रोगी को दिया जाता है फटे दूध का पानी। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है सुंदर बाल, चमकीली आंखें, मजबूत मांसपेशियां, ये सभी। गाजर पपीता और आम से मिलता है, क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। या गाजर उत्तम स्रोत क्या है? अच्छा एक मिनट, कैल्शियम नहीं है भाई। गाजर पपीता आम और गाजर ये सब विटामिन ए का उत्तम स्रोत है। ओके, किसका? विटामिन ए का उत्तम स्रोत है। कौन सा साफ तरल आहार नहीं है इनमें से? चाय जो है ये साफ तरल आहार नहीं है, लेकिन लोगों को चाय ही लगता है। ठीक है, साफ ये सब है, फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी, चाय नहीं है। पेचिश के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? दही चावल। कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? तो दाल जो है साफ तरल आहार नहीं है। पूर्ण तरल आहार कौन है? पतली दाल, ये पूर्ण रूप से तरल आहार है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण तरल आहार है इनमें से कौन है जो कि पूर्ण तरल आहार है? दूध। तो दूध जो है पूर्ण तरल आहार है। ठीक है, सभी रोगों में आहार दिया जाता है। कौन सा आहार दिया जाता है सभी रोगों में? अलग अलग प्रकार के आहार को सभी रोगों में दिया जाता है। ठीक है, और अगला बताइए रोगी के लिए आहार आयोजन का उद्देश्य क्या है? क्यों आहार आयोजन बनाया जाता है ना? संतुलित आहार देने के लिए और पोषक की कमी दूर करने के लिए, यानी ग नंबर होगा। अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है। किस चीज़ की कमी हो जाती है? अतिसार रोग में जल की कमी हो जाती है। अगला चैप्टर है और ये जो है मानव अस्थि संस्थान एवं संधियों से चैप्टर है। चैप्टर का नाम है, उससे रिलेटेड ये है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों से ढका हुआ दृढ़ ढांचा होता है, इसे कहते हैं अस्थि संस्थान कहते हैं। अस्थि संस्थान का महत्व एवं कार्य क्या है? तो मानव शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को गतिशील बनाना, ये सब अस्थि संस्थान का कार्य है। वही मतलब पूरा शरीर में जो अस्थियों का सिस्टम होता है उसका कार्य है। शरीर में दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, कठोर हड्डियां और कोमल हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। गर्दन से जांघ तक का भाग धड़ कहलाता है। धड़ किसे कहते हैं? गर्दन से लेकर जांघ तक का भाग धड़ कहलाता है। इसमें पसलियां, मेरुदंड एवं स्कंध मेखला सम्मिलित हैं। ललाट के नीचे का भाग चेहरे में आता है ना? ये इसके नीचे का भाग चेहरे में आता है। चेहरे में कुल 14 अस्थियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहते हैं। यह छोटी छोटी 33 हड्डियों के या अस्थियों से मिलने से बनती है। रीढ़ की हड्डी 33 अस्थियों के मिलने से बनती है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, शरीर का ऊपरी ढांचा धड़ के साथ अस्थियों के एक घेरे की सहायता से जुड़ा रहता है। इस घेरे को स्कंध मेखला कहते हैं। पैर की अस्थियों के 3 भाग होते हैं, टखना, तलुआ और उंगलियां, ये 3 भाग हैं। पेशियां 2 होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक, 2 प्रकार की पेशियां होती हैं। ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं? तो ऐच्छिक पेशियां
कंकाल के समस्त भागों से संबंधित हैं। ये तेजी से कार्य करती हैं, किंतु निरंतर कार्य करने के पश्चात इनमें थकावट उत्पन्न हो जाती है। और एक होती है अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियों की गति धीमी होती हैं, परंतु सदैव एक सी होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। संधियां दो प्रकार की होती हैं, चल संधि और अचल संधि। देखिए, मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं? तो 2 जोड़ होते हैं। अभी आपने देखा संधियां। मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी या कपाल में पाई जाती है अचल संधि। कंधे में किस प्रकार की संधि होती है? तो कंधे में गेंद और प्यालेदार संधि होती है। ऊपरी बाहु की हड्डी कैसी होती है? लंबी होती है। मानव कशेरुक में वसीय कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मृदु परसुकाएं या फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, कैसी होती हैं? 11वीं तथा 12वीं होती हैं। खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 8 पाई जाती हैं, 8 अस्थियां। कशेरुक दंड की कशेरुकाएं पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं? 33 पाई जाती हैं। कशेरुक दंड की कशेरुकाएं 33 पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, कंदुक खल्लिका संधि का एक उदाहरण है। कौन है? तो ये है बाहु की कंधे के साथ संधि। मानव में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? बताइए। 7 होती हैं। हाँ, मानव में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती हैं। जो याद रहे बताया करो। घुटना किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो घुटना जो है चूलदार जोड़ संधि का उदाहरण है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती? बताइए। तो पसलियों की संख्या 24 होती है, 2 दर्जन होती हैं। ओके। मानव में मेरुदंड में हड्डियां पाई जाती हैं। मेरुदंड में कुल कितने प्रकार की अस्थियां होती हैं? या शिशुओं के मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 33 होती हैं। मेरुदंड में हड्डियां 33 होती हैं। आगे, कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 पाई जाती हैं। किस पोषक तत्व से अस्थियां मजबूत होती हैं? किसकी वजह से होती हैं? कैल्शियम की वजह से, है ना। आगे, मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोहनी का जोड़ संधि कौन सा जोड़ कहलाता है? बताओ। कोहनी का जोड़ या कोहनी का संधि कौन सी संधि कहलाती है? कब्जेदार जोड़ या हिंज संधि। ठीक। और रीढ़ की हड्डी में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 26 पाई जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में 26 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ऊपरी बाहु की अस्थियां होती हैं अंशफलक होती हैं। कैसी होती हैं? अंशफलक। 8 अस्थियां पाई जाती हैं। किसमें 8 अस्थियां पाई जाती हैं? तो कपाल में, खोपड़ी में 8 हड्डी होती। कपाल में हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। अब अगला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हड्डियों की टूट और मोच। अब देखिएगा, दुर्घटना या संघर्ष में किसी हड्डी का एक या 2 स्थान से टूट जाना हड्डियों का टूटना या अस्थि भंग कहलाता है। अस्थि भंग के क्या कारण है? तो सीधा या प्रत्यक्ष चोट से, सीधा गिरने से, या प्रत्यक्ष और झटके या गौड़ चोट से, और पेशियों के अधिक खिंचाव से। इतने तरीके से हड्डियां टूट सकती हैं। अस्थि भंग के लक्षण क्या होते हैं? दर्द, सूजन, आकार का बिगड़ जाना एवं असाधारण गति आदि। अस्थि भंग के प्रकार क्या हैं? साधारण टूट, विशेष अस्थिभंग, पेचीदा अस्थिभंग। एक नॉर्मल, विशेष और भैया एकदम खड़े। पेचीदा मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक से हड्डी टूट जाना। अस्थिभंग में उपचार, उपयुक्त चिकित्सा सहायता, रक्तस्राव को रोकना, टूटी अस्थि की देखभाल एवं घायल अंग की देखभाल आदि। हड्डी की टूट हड्डी में होती है। मोच अस्थियों की संधि पर होती है।
है ना। हड्डी की टूट हड्डी में होती है, और जब चोट आती है तो अस्थियों की संधि पर आती है, जहाँ जोड़ रहता है वहाँ पर मोच आती है। नीला पड़ना, कई दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो रोगी के ऊपरी खाल को फाड़े बिना ही अंदर स्नायु तंत्र को घायल कर देती हैं, सूजन आ जाती है, और इससे क्या होता है, वो स्थान का रक्त जो है नीला या काले रंग का हो जाता है, उस स्थान का रक्त ही नीला या काला हो जाता है, इतना चोट लगता है। हड्डी का अपने जोड़ के स्थान से हट जाना ही जोड़ उतरना कहते हैं। ठीक। मोच, जब शरीर के अंग अचानक मुड़ जाते हैं या उनमें किसी प्रकार से अचानक झटका लगता है तो जोड़ के तंतु या कंडरा खींच जाते हैं और मुड़ जाते हैं, और इससे क्या होती है, पैर में मोच आ जाती है या उस जगह पर मोच आ जाती है। पेशियों में खिंचाव आने पर घायल अंग की सूखी गर्म सिकाई करें और खिंचाव वाले स्थान को पूर्ण आराम दें। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बताइए कौन सा अंग जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती है, वो कौन सा अंग है? खोपड़ी या पसलियाँ हैं। बाकी सब जगह खपच्ची बांधी जा सकते हैं, लेकिन खोपड़ी या पसलियों की अगर हड्डी टूटेगी तो खपच्ची नहीं बांधी जा सकती। अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है, कौन आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है। आगे, हंसुली की अस्थि भंग होने या टूटने पर क्या बांधेंगे, बताइए। उसमें सेंट जॉन्स झोल या गलपट्टी बांधेंगे। ठीक है। मोच का क्या कारण होता है, बताइए। तो मोच का कारण ये होता है स्नायुओं का टूट जाना या तो खींच जाना। अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं? तो अस्थियों की टूट को अस्थि भंजन कहते हैं। अगला है, अग्र बाहु की हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार कौन सा करेंगे? तो खपच्चियों पर रुई रखकर बांध देंगे। मोच का लक्षण क्या है या मोच की क्या पहचान होती है, बताइए। मोच कैसे पता चलेगा कि मोच लगा है? तो पीड़ा होना, दर्द होगा, सूजन हो जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव, यानी कि इनमें से सभी। हड्डी टूटने का प्रमुख कारण क्या है? तो असावधानी है। सावधानी नहीं रखोगे तो हड्डी क्या, पसली भी टूटेगी। ठीक है। मोच आने पर किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। मोच आने पर जो है किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडेक्स। आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। इनमें से हड्डियां किस तत्व से मजबूत होती हैं? कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थि भंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है? तो टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए, अस्थि भंग के लक्षण हैं। अस्थि भंग के क्या लक्षण हैं भाई? सूजन आ जाती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, उपरोक्त सभी। यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थि भंजन कहलाता है। बताइए, अस्थि भंजन क्या कहलाता है? बहुखंडी कहलाता है, बहुत खंड में, है ना। वर्णिक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर में उपस्थित रहता है? तो पररोही या अंकुरण स्तर में। यही मेलानिन की वजह से लोग काले या गोरे होते हैं। ठीक है। मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है, बताइए। मांसपेशियों की मजबूती प्रोटीन के कारण होती है। अस्थि भंग में मांसपेशियों में क्या हो जाता है, बताइए। अस्थि भंग जब होता है तो मांसपेशियों में क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, ये सभी होता है। आगे, अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? टूर्निकेट नहीं, बल्कि बर्फ लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा? रक्तस्राव रुकेगा। ठीक है। किस अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है? तो वृद्धे अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये श्वसन तंत्र, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया, इस चैप्टर से संबंधित है। यहाँ पर कुछ पहले पॉइंट, इसके बाद क्वेश्चन। देखिए, शरीर के जो अंग श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं
उन्हें सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन तंत्र के कार्य क्या है? तो वातावरण से ऑक्सीजन लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका को पहुंचाना एवं कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से? मुख गुहा, नासा गुहा, कंठ, श्वास नली एवं फुफ्फुस। श्वसन तंत्र का महत्व, तो कोशिकाओं को जीवित रखना, ये श्वसन तंत्र का काम क्या है? कोशिकाओं को जीवित रखना, ज्वलनशीलता प्रदान करना, शरीर को शक्ति एवं गर्मी प्रदान करना। श्वसन तंत्र का महत्व, अच्छा ये प्रदान, हाँ, नाक ही वो अंग है, नाक एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा सांस लेनी चाहिए, मुंह के द्वारा नहीं। मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, नहीं मच्छर चला जाएगा, मक्खी चली जाएगी। कृत्रिम श्वसन क्रिया के उद्देश्य क्या है? तो श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना, श्वसन को पुनः शुरू करना एवं वक्ष स्थल पर दबाव देना आदि। श्वसन, कृत्रिम श्वसन की विधियां कौन सी हैं? सिल्वेस्टर विधि, शेफर्स विधि, लाबोर्ड विधि, जो कृत्रिम श्वसन लगाया जाता है। आगे, डूबने के कारण घटित घटनाओं में सांस दिलाने के लिए सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब कोई डूब जाता है, जिंदा रहता है, तो उसको बचाने के लिए सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन में अंतर क्या है? प्राकृतिक श्वसन की क्रिया सदैव होती है, प्रतिक्षण होती है, हमेशा होती है, हर समय सांस लेते हैं। लेकिन कृत्रिम श्वसन की क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर की जाती है। जैसे मान लो जब समस्या होगी तुम्हें श्वसन, तब कृत्रिम श्वसन दिया जाता है इमरजेंसी केस में कि जिंदा रहो भैया। प्राकृतिक श्वसन क्रिया शरीर की एक स्वाभाविक अनिवार्य क्रिया होती है। अगर सांस ना, 1 मिनट के लिए सांस बंद हो जाए तो जिंदगी बंद हो जाएगी। 1 मिनट, 5 मिनट के लिए, है ना। तो श्वसन जो है हमेशा होती है, अनिवार्य क्रिया है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है, बताइए कितनी बार लेता है? 14 से 15 बार सांस लेता है। श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? तो श्वसन का प्रमुख अंग फेफड़े होते हैं। वायु कोश पाए जाते हैं, फेफड़ों में वायु कोश पाए जाते हैं। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा मतलब किया जाता है? किसके द्वारा जाता है? रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़े में किसके द्वारा जाता है? जो सांस, जो रक्त कोशिकाओं के द्वारा जाता है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? पीपल और नीम का पेड़। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 2 होती है। ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। मानव शरीर में कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहयोग करता है? फेफड़े जो हैं श्वसन क्रिया में सहयोग करते हैं। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो यकृत जो है श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? फेफड़े में होती है। कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? हाथ जो है ये श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है, कब होता है? डूबने पर होता है। कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? जल में डूब जाने पर। इन ऑप्शन में देखा जाए तो जल में डूब जाने पर। वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? बताइए। ऑक्सीजन गैस के द्वारा होता है। मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है वो धमनी कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी है ना। नवजात शिशु जो कि 1 महीना, 0 से लेकर 1 जन्म से 1 महीने का जो रहता है, उसका प्रति मिनट हृदय दर क्या होता है नवजात शिशु का? तो 80 से 160 बार उसका हृदय धड़कता है, 80 से 160 बार तक।
शारीरिक श्रम करने से श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ती है ना श्वसन दर। श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है? ऐच्छिक, अनैच्छिक या अनावश्यक, या इनमें से कोई नहीं? तो श्वसन क्रिया कैसी क्रिया? अनैच्छिक क्रिया है। हमारी इच्छा नहीं है तब भी श्वसन क्रिया होगी। आगे, फेफड़ों की क्रियात्मक या प्राकार्यात्मक इकाई क्या होती है? वायुकोश। तो क्या होती है? वायुकोश यानी कि कूपिका होती है। चलिए अगला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है घायल का हस्तासन एवं स्थानांतरण। अब यहाँ सुनिए, किसी भी दुर्घटना की घटित होने की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से किसी सुरक्षित स्थल तक स्थानांतरित करना घायल का स्थानांतरण कहलाता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्ट्रेचर द्वारा या कुर्सी पर बैठाकर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। स्ट्रेचर वही जो लेटाकर, है ना। घायल के स्थानांतरण, घायल के स्थानांतरण की विधियां क्या है? तो सहारा देते हुए साथ साथ चलकर, पीठ पर उठाना और कंधे पर लाद कर उठाना, या स्ट्रेचर पर कई सारी विधियां हैं ना। हाथ की बैठकी के ऊपर, हाथ की बैठकी के प्रकार ये क्या है? हाथ की बैठकी के प्रकार दुहत्थी बैठक, तिहत्थी बैठक, चौहत्थी बैठक। घायल को ऊंचे ऊंचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है, इसलिए उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन है, आग लग जाने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का स्थानांतरण किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो कंधे पर लाद कर। घायल को दुर्घटनाग्रस्त से स्थानांतरित करने की आवश्यकता कब होती है? तो आग में गिर जाने पर, नहीं, आग में घिर जाने पर, किसी वाहन से टकराने पर, और किसी इमारत से गिरने पर। ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं में। गांव में दुर्घटना होने पर घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी? चारपाई पर स्थानांतरण करके। अब वहाँ स्ट्रेचर थोड़ी होगा, चारपाई पर लाद के पहुंचा दो। ठीक है। अस्पताल में घायल व्यक्तियों के स्थानांतरण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब बताओ, अस्पताल में चारपाई का प्रयोग करेंगे? नहीं, अस्पताल में किसका प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेचर का प्रयोग। चारपाई की तरह होता है, चक्का उक्का लगा रहता है उसमें, है ना। हस्त आसन के द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है बताइए? तो इसमें ये होगा, जब उसकी टांग में चोट लगी हो तब हस्त आसन का यूज करेंगे। मूर्छित अवस्था में घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने की सुविधाजनक विधि क्या है? मूर्छित अवस्था में क्या अपनाएंगे? पीठ पर लाद कर ले जाना। ओके। मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि क्या है? है ना। फिर से अगला क्वेश्चन आ गया। अब बताना इनमें से कौन सी विधि है? तो कंधे पर लाद कर ले जाना, है ना। बच्चों के स्थानांतरण की सुविधाजनक विधि क्या है? अब बच्चे हैं तो बच्चे को तो भाई गोद में ही उठा कर ले जाओ। ठीक है। स्ट्रेचर का प्रयोग कब करना चाहिए? रोगी को ले जाने के लिए। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर देखिए, और ये चैप्टर है रोगी को सेक पहुँचाना, भपारा और बर्फ की टोपी का प्रयोग। तो सुनिए, देखिए इसमें पॉइंट क्या है। तीव्र ज्वर में ज्वर का तापमान सामान्य लाने के दृष्टिकोण से ठंडी पट्टियाँ या बर्फ की थैली का प्रयोग किया जाता है। फोड़े फुंसी तथा घाव को ठीक करने की दृष्टि से पुलटिसों का प्रयोग किया जाता है। जब रोगी को स्नान न कराया जा सके तो उसकी त्वचा को साफ करने के लिए स्पंज किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे सूखा स्नान भी कहते हैं। त्वचा को साफ करने के लिए पानी लगाकर हल्का सा पोछा लगा दिया जाता है, एक प्रकार से इसे सूखा स्नान भी कहते हैं। सेंक क्या होता है? तो शरीर के किसी अंग में अत्यधिक दर्द होने पर उस भाग में सूजन आ जाती है और इसे दूर करने के लिए उस अंग में सेंक पहुंचाई जाती है, सेंका जाता है एक तरह। गर्म सेक देने की विधियां क्या हैं? कपड़े से गर्म सेक देना, बालू से सेक देना, ईंट से सेक देना आदि। आगे यहाँ पुलटिस के प्रकार। अब देखिए, राई की पुलटिस, आटे की पुलटिस, अलसी की पुलटिस, रोटी की पुलटिस,
प्याज की पुलटिस, पीपल के पत्तों की पुलटिस आदि। ये आप लोग किए भी होंगे, देखो कई कुछ पुलटिसें तो बंधी भी होंगी। ठीक है, आगे पुलटिस बांधने से लाभ। पुलटिस फोड़े से मवाद निकालने में सहायक होती है। इसके सेंक से घायल अंग को आराम मिलता है। भपारे का प्रयोग गले एवं श्वास नली को सेंक देने के लिए किया जाता है। अब यह क्वेश्चन है, पेट दर्द होने पर सेंकने के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? सूखा सेंक विधि का प्रयोग। बताइए, बर्फ की टोपी कब प्रयोग की जाती है? तो तीव्र ज्वर आने पर बर्फ की टोपी पहना देंगे। अब वहाँ ये नहीं कि बर्फ से टोपी बना रहे हो, ये अलग सेंस है ना। पुलटिस का प्रयोग किया जाता है। बताइए, पुलटिस का प्रयोग कब करेंगे? फोड़े फुंसी को सेक देने के लिए। रोगी के शरीर का स्पंज किया जाता है, तो उसे गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए, सफाई करने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए। गर्म सेक का प्रयोग कब किया जाता है? गर्म सेक का प्रयोग कब किया जाता है? तो बताइए, तीव्र दर्द में या तीव्र ज्वर में या स्पंज करते समय? तो यहाँ पर क्या होगा? तीव्र दर्द में। अगला, स्प्रिट का प्रयोग कब करना चाहिए? तो बताओ, स्प्रिट का प्रयोग स्पंज के बाद करना चाहिए। पुलटिस लगाने से क्या लाभ होता है? बोलिए। पुलटिस जब लगाया जाएगा तो क्या होगा? दर्द को कम करेगा। ठीक है, आगे बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं बर्फ की टोपी का प्रयोग? यहाँ पर ठंडक पहुँचाता नहीं, यहाँ अरे भाई ये होगा ठंडी सेक देने के लिए। भपारा लेने का क्या लाभ होता है? तो भपारा लेने का जो लाभ होता है, सिकाई करना। गर्म शुष्क सेंक की सर्वोत्तम विधि क्या है? रबर की बोतल से सेंकना। रोगी को स्पंज किस स्थान पर कराना चाहिए? खुले स्थान पर कराना चाहिए। और गर्म पानी की बोतल प्रयोग की जाती है। बताइए, गर्म पानी की बोतल शुष्क सेक में प्रयोग की जाती है। स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्या उपाय किया जाता है? स्पंज करना, है ना। आंतरिक रक्तस्राव की दशा में प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ठंडी सेंक प्रयोग करते हैं। ठंडी सेंक निम्न अवस्थाओं में दी जाती है, तो शरीर का तापमान कम करने के लिए, शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, मोच आने पर, इन सभी अवस्थाओं में। ओके, चलिए अगला चैप्टर है, और ये चैप्टर नाड़ी श्वासगत और ताप का चार्ट बनाना। यहाँ देखिए क्वेश्चन, साधारणतः एक व्यक्ति की नाड़ी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। रोग की दशा में 1 डिग्री ताप बढ़ने पर 10 बार नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और रेक्टल थर्मामीटर क्या है? तो रेक्टल थर्मामीटर गुदा द्वारा तापमान मापा जाता है। इससे जो है रेक्टल थर्मामीटर से गुदा के द्वारा तापमान मापा जाता है। व्यक्ति के मूर्छित होने की दशा में ही इस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? इसके द्वारा मुख, बगल और जांघ का ताप लिया जाता है। मतलब मुख के माध्यम से, बगल या जो है जांघ के माध्यम से इसका तापमान लिया जाता है। रोगी व्यक्ति के श्वास गति को जानना आवश्यक है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। परिचारिका द्वारा रोगी की देखभाल के अंतर्गत उसे मलमूत्र त्यागने में सहायता प्रदान की जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर एनीमा भी लगाया जाता है। रोगी के शरीर के तापमान को जानने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, बताइए यहाँ क्वेश्चन, बताइए एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सामान्यतः श्वास की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 15 से 20 बार होती है। ध्यान देना, 15 से 20 बार होती है।
एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी गति एक मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार। शरीर का तापक्रम या तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करने? शरीर का तापमान। शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी बार होती है? बताइए। 72 से 80 बार होती है प्रति मिनट। आगे, 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? 10 बार ज़्यादा हो जाता है। 4 वर्ष से पहले नहीं, 4 वर्ष से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? 4 से 7 वर्ष के बालक की 90 से कितनी होती है? 90 से 100 बार। शरीर के तापमान देखने का अल्पतम समय क्या है? अब बताओ, ये तो बता ही 1.5 से सकते हो। 2 मिनट। शरीर के तापमान देखने का अल्पतम समय 1 या 1.5 से 2 मिनट, मतलब मैक्सिमम 2 मिनट। एक सामान्य स्त्री की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी बार होती है? 3 से 1 मिनट। नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 3 से 4 मिनट। ये क्या बात है? ये तो कुछ डाउट है, चलो इसे कंफर्म कर लीजिएगा बाद में। नाड़ी दर का संबंध होता है, या नाड़ी किसे कहते हैं, है ना? तो मानो हृदय के धड़कने से नाड़ी दर का संबंध होता है, या मानो हृदय जितनी बार धड़केगा उसका मतलब उतनी ही बार में पल्स रेट होगा। ओके, क्लियर?
अब अगला चैप्टर, इसका नाम है कपड़ों की धुलाई एवं रख रखाव। महत्वपूर्ण बिंदु। वस्त्रों की धुलाई का महत्व। वस्त्रों की गंदगी को दूर करना, वस्त्रों को सुरक्षित रखना, कपड़ों की दुर्गंध समाप्त करना, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना एवं वस्त्रों का सौंदर्य बनाए रखना आदि। घर पर वस्त्र धोने से पहले आत्मसंतोष, सुरक्षा, धन की बचत, समय का सदुपयोग आदि। धोबी द्वारा वस्त्र धुलवाने से वस्त्र जल्दी फट जाते हैं और समय पर वस्त्र भी नहीं मिलते हैं। वस्त्र धोने के लिए आवश्यक सामग्री: टब, मग्गा, रस्सी तथा हैंगर, प्रेस, साबुन, जल, नील, टीनोपाल तथा कलफ आदि। कपड़े धोने की विधियाँ: रगड़कर वस्त्र धोना तथा हल्के दबाव से वस्त्र धोना। धब्बे छुड़ाने की विधियाँ: घोलक विधि, रासायनिक विधि एवं अवशोषक विधि। धब्बे छुड़ाने की विधियाँ: घोलक विधि, रासायनिक विधि, अवशोषक विधि। तो धब्बे के प्रकार: साग सब्जियों के धब्बे, चाय के धब्बे, फलों के धब्बे, हल्दी का धब्बा एवं कत्थे का धब्बा आदि। सूती कपड़ों में कड़ापन लाने के लिए कलफ का प्रयोग किया जाता है। कलफ के प्रकार: मैदा या अरारोट का कलफ, साबूदाने का कलफ, चावल का कलफ एवं गोंद का कलफ आदि। सफ़ेद कपड़ों पर सफ़ेदी लाने तथा पीलापन समाप्त करने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र धोने के पश्चात कपड़े सिलवट युक्त तथा खुरदुरे हो जाते हैं, इन्हें समाप्त करने के लिए प्रेस किया जाता है। शुष्क धुलाई बेंजीन, पेट्रोल, मेथिलेटेड स्पिरिट, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के द्वारा की जाती है। चिकनाई के धब्बे: मक्खन, तेल, पेंट, वार्निश के धब्बे चिकनाई के धब्बे होते हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। वस्त्रों को धोने से लाभ है: वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इनमें से सभी। कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदुल जल। रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए प्रयोग करते हैं मेथिलेटेड स्पिरिट। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऊनी वस्त्रों को धोना चाहिए ब्रश द्वारा घिसकर, निचोड़कर, गर्म पानी से। इनमें से कोई नहीं। कीड़े व फफूंदी से बचाव के लिए वस्त्रों में हमें डालना चाहिए नेफ्थलीन की गोली। रेशमी वस्त्रों पर कलफ लगाते हैं गोंद का। चावल का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? सूती वस्त्रों में। नील का प्रयोग किन वस्त्रों में किया जाता है? सफ़ेद सूती वस्त्र। घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है? कपड़े की, समय की, पैसे या धन की, उपर्युक्त सभी की। ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा हेतु आप किसका प्रयोग करती हैं? नीम की पत्तियाँ। किस प्रकार के कपड़ों में गोंद का कलफ लगाया जाता है? रेशमी। वस्त्र धोने के लिए किस प्रकार का जल उपयुक्त रहता है? मृदुल जल। हाथ के बुने ऊनी वस्त्र सुखाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? समतल स्थान। रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? वस्त्रों को पीटकर, वस्त्रों को रगड़कर, वस्त्रों को पटककर। इनमें से कोई नहीं। रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीठे का घोल। वस्त्र धोने से पूर्व फटा वस्त्र सिल लेना चाहिए, 100 बटन निकाल लेना चाहिए, दाग धब्बे छुड़ा लेना चाहिए। इनमें से सभी। हल्दी के दाग छुड़ाने की विधियां हैं ग्लिसरीन द्वारा, नमक द्वारा, डिटर्जेंट द्वारा। इनमें से कोई नहीं। अगला चैप्टर, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्शन बजट प्रदर्शन। महत्वपूर्ण बिंदु: किसी निश्चित समय अवधि के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्व अनुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, आय व्यय को नियंत्रित करना एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए बजट बनाना तथा उसके अनुसार व्यय करना आवश्यक होता है। पारिवारिक बजट का महत्व: व्यय पर नियंत्रण, अनावश्यक व्यय पर रोक, बजट की सुरक्षा, आय का सर्वोत्तम उपयोग आदि। पारिवारिक बजट के
प्रकार संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट। पारिवारिक बजट के प्रमुख मद भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा एवं चिकित्सक आदि। बजट के उद्देश्य परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही विवरण एवं परिवार में होने वाले अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। बजट निर्माण की बाधाएं शिक्षा का अभाव, बजट के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुप्रथाएं आदि। आय व्यय का प्रतिदिन का ब्यौरा लिखित होने से गृह की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। मितव्ययता आदर्श बजट के लिए मितव्ययता आवश्यक है। यह अपव्यय से बचने का साधन है। मितव्ययता के लिए सुझाव: आवश्यकता के अनुसार खरीद, नकद भुगतान, गुणों की पहचान, संरक्षण विधि का ज्ञान, कुछ वस्तुओं को थोक में खरीदना। जर्मन अर्थशास्त्री एंजिल ने पारिवारिक बजट के विषय में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बहुविकल्पीय प्रश्न: आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा? मासिक बजट आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। संतुलित बजट का नियम दिया था एंजिल ने। दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है? धन की। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? संतुलित बजट। किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है बजट। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को चाहिए घर का काम स्वयं करना। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, उपर्युक्त सभी। कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है? फैशन। पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया एंजिल ने। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है? दुकान। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है व्यय पर नियंत्रण। मासिक बजट बनाना आवश्यक है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। पारिवारिक बजट का मुख्य मद है भोजन। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन, आवास, वस्त्र, इनमें से सभी। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? 1 माह। जिस बजट में कुल आय से कुल व्यय अधिक हो उसे कहा जाता है बचत का बजट। बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से। बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है भोजन। दूसरा चैप्टर आय व्यय और बचत। महत्वपूर्ण: किसी निश्चित समय के अंदर सेवा एवं संपत्ति के प्रयोग के बदले में प्राप्त धन को आय कहते हैं। आय के भेद: प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। मुख्य रूप से गृहिणी तथा गृह स्वामिनी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय है। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जल तथा विद्युत की प्राप्ति व मनोरंजन आदि की सुविधा अप्रत्यक्ष आय है। पारिवारिक आय के स्रोत: परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन, मजदूरी, व्यवसाय, ब्याज से प्राप्त आय, कृषि व्यवसाय, पशुपालन, उपहार द्वारा आय आदि। किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जा सकता है जो परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय हुआ है। पारिवारिक व्यय के प्रकार: निश्चित व्यय, अर्ध निश्चित व्यय, आकस्मिक व्यय एवं अन्य व्यय। व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व: परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार का ढांचा, परिवार के सदस्यों की उम्र, परिवार का स्तर एवं गृहिणी की दक्षता आदि। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है बचत कहलाता है। बचत के प्रकार: ऐच्छिक बचत और अनिवार्य बचत। व्यक्ति अपनी आय में से कुछ न कुछ अवश्य बचाता है, इस प्रकार की बचत ऐच्छिक बचत कही जाती है। अनिवार्य बचत अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा कराई जाती है, जैसे अनिवार्य बचत, जीपीएफ आदि। बचत के लाभ: आकस्मिक संकट में सहायता, वृद्धावस्था में सुरक्षा, आश्रितों की सहायता, आर्थिक लाभ, जीवन स्तर उच्च करने में मदद आदि। बचत विनियोग करने वाली संस्थाएं: बैंक, डाकखाना, बीमा यूनिट, ट्रस्ट, प्रोविडेंट फंड आदि। यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न:
जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है स्वयं और आश्रितों के लिए। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है पेंशन। संचय का जमा खाता है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक है? ऑर्डर चेक। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? डाक खाने की। बचत किया जाता है भविष्य के आकस्मिक एवं आवश्यक खर्चों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? औजार। बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बैंक में जमा करना। किसान विकास पत्र बचत योजना है डाक खाने की। किस चेक में बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? क्रॉस चेक में। बचत की आवश्यकता है भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए। पारिवारिक बचत का माध्यम है डाकघर की योजनाएं, जीवन बीमा, प्रोविडेंट फंड योजना, इनमें से सभी। घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प है डाकघर, बैंक का एवं खा दोनों। बचत का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए। किस चेक के राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? रेखांकित चेक। गिफ्ट चेक में रुपए की राशि होती है 21 रुपये। उपहार चेक की धनराशि होती है 51 रुपये। पारिवारिक आय के स्रोत हो सकते हैं वेतन, पेंशन, मजदूरी, उपर्युक्त सभी। बचत विनियोग का साधन है डाकघर, बैंक, जीवन बीमा, उपर्युक्त सभी। यह अप्रत्यक्ष आय है निःशुल्क आवास। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को कहते हैं पारिवारिक व्यय। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? क्रॉस रेखांकित चेक। यहाँ देखिए अगला चैप्टर, घर की सफाई। महत्वपूर्ण बिंदु। सफाई के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं तथा उसको बनाए रखने में सहायक होती हैं। घर की सफाई का महत्व घर का सौंदर्य बढ़ाने में सहायक, घर को आकर्षक बनाने में सहायक, कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक, जीवन स्तर ऊंचा बनाने में सहायक एवं कार्य क्षेत्र में सफलता में सहायक। घर सफाई के प्रकार दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई एवं वार्षिक सफाई आदि। घर की सफाई में ध्यान देने योग्य बातें। योजना पूर्वक सफाई, उच्च स्तर की सफाई, गंदगी कम करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना आदि। सफाई के साधन झाड़ू, ब्रश, बाल्टी, मग, तसला, साबुन आदि। कीटाणुनाशक सामग्री फिनाइल, चूना, डिटॉल, डीडीटी आदि। वैक्यूम क्लीनर यह बिजली से चलने वाला यंत्र है। यह सफाई करते समय धूल तथा मिट्टी को अपनी ओर खींचता है। कारपेंट स्वीपर यह दरी एवं कालीन साफ करने की मशीन है। घर में गंदगी फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका है। ये अनेक बीमारियों को जन्म देती हैं। मक्खियों को दूर करने के उपाय। स्वच्छता, प्रकाश एवं वायु की व्यवस्था, खाने की वस्तुएं ढककर रखना। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों में सर्वाधिक भयंकर एवं व्यापक रोग मलेरिया है। यह मादा एनोफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। मच्छरों से बचने के उपाय। मच्छरदानी का प्रयोग, दरवाजे व खिड़कियों को बंद रखना, ओडोमॉस का प्रयोग आदि। कूड़ा करकट को नष्ट करने के उपाय। जलाकर कूड़े से गड्ढे को पाटना, छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं जलाकर, खाद बनाकर, छांटकर उसका उपयोग, इनमें से सभी। सफाई का आधुनिक उपकरण है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है घर की सफाई के लिए। चांदी के बर्तनों की सफाई करने के लिए सर्फ का प्रयोग करते हैं। कूड़े कचरे के निष्कासन का सर्वोत्तम साधन है गड्ढों में डालकर पाट देना। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए चूने द्वारा। स्टील के बर्तन साफ करते हैं विम से। घर की सफाई के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य ठीक रहता है, घर आकर्षक लगता है, गृह व्यवस्था बनी रहती है। इनमें से सभी। पीतल के फूलदान की सफाई व चमक के लिए उपयुक्त है ब्रासो। घर की सफाई करने के बाद कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगला चैप्टर, घर की सजावट।
घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय व परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक व प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। घर की सजावट गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मक भावना का प्रतीक है। घर की प्रत्येक वस्तुओं को स्वच्छ व व्यवस्थित रूप देना एवं परिवार की कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना सजावट का मुख्य उद्देश्य है। गृह सज्जा के लाभ: वस्तुओं की उचित देखभाल एवं सुरक्षा, मन की प्रसन्नता, सभ्यता का उद्दक्त एवं कलात्मक रुचि का प्रदर्शन आदि। गृह सज्जा के सिद्धांत: अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, लय और दबाव। कला के तत्व: रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश एवं स्थान। गृह सज्जा के लिए विभिन्न सामग्री प्रस्तुत की जाती है। फर्नीचर, पर्दे, दरी, चित्र, फूलदान एवं कलाकृतियाँ आदि। फर्नीचर के प्रकार: लकड़ियों का फर्नीचर, गद्देदार फर्नीचर, स्टील एवं एल्युमिनियम के बने फर्नीचर, बेंत के फर्नीचर, फाइबर ग्लास के फर्नीचर आदि। फर्नीचर मजबूत, आकर्षक, डिजाइनदार होना चाहिए। पर्दे लगाने का उद्देश्य: कमरे की शोभा बढ़ाना, बाहर की धूल को रोकना, ठंडे से बचाव आदि। पर्दे के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें: कपड़े का चुनाव, कपड़े के रंग, मजबूत व टिकाऊ कपड़ा, सिकुड़ने का ध्यान आदि। स्नान गृह की सजावट की शैलियाँ: देसी एवं विदेशी शैली। गृह सज्जा के साधन: पुष्प सज्जा, पर्दे, चित्र, फर्नीचर, पुस्तकें, दरी एवं कालीन, मूर्तियाँ, खिलौने आदि। बहुविकल्पीय प्रश्न: घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? फूलदान। सजावट में सबसे अधिक आवश्यकता है सफाई की। निम्नलिखित कथनों में सही का चयन करिए। सजावट से सुंदरता आती है। फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? नमक। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट की है? फूल। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्तता, इनमें से सभी। मकान बनाने के लिए भूमि लेनी चाहिए पथरीली। पर्दे लगाने के प्रमुख उद्देश्य हैं तीव्र वायु, प्रकाश एवं गर्मी से बचाव। सजावट का अर्थ है पर्दे लगाना, चित्रों से घर सजाना, घर सुव्यवस्थित रखना, उपयुक्त सभी। घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? फूलदान। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट की नहीं है? हथौड़ा।